कल्पना कीजिए, आप मर चुके हैं। आप अपनी आंखें खोलते हैं और खुद को एक कमरे में पाते हैं। न वहां कोई आग है, न कोई शैतान, और न ही आपको टॉर्चर करने वाला कोई जल्लाद। वहां बस एक सजावटी कमरा है और आपके साथ दो अजनबी लोग हैं। शायद आपको लगे कि यह तो बहुत आसान सजा है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस कमरे की बिजली कभी बंद नहीं होती। यहां आप कभी सो नहीं सकते, आपकी पलकें कभी झपक नहीं सकती, और यहां कोई आईना भी नहीं है। यह है जीन पॉल सार्थ का मशहूर नाटक नो एग्जिट। नो एग्जिट पॉल सार्थ द्वारा लिखा गया एक ऐसा नाटक है जो पूरी तरह से एक ही कमरे में सिमटा हुआ है। इसकी कहानी को गहराई से समझने के लिए हमें इसे 3 चरणों में देखना होगा। शुरुआत और अजनबीपन, रहस्यों का खुलासा और अंतिम फैसला। नाटक की शुरुआत जोसेफ गार्सिन के प्रवेश से होती है, जिसे एक वेटर एक साधारण से कमरे में छोड़ देता है। गार्सिन हैरान है क्योंकि उसे लगा था कि नरक में उसे खौफनाक राक्षस और आग मिलेगी, लेकिन यहां सिर्फ सेकंड एम्पायर स्टाइल के 3 सोफे, एक मूर्ति और एक पेपर नाइफ है। कमरे में न खिड़कियां हैं, न आईने, और न ही कोई दरवाजा खोलने का स्विच। सबसे अजीब बात यह है कि वहां की लाइट कभी बंद नहीं होती और लोगों को कभी नींद नहीं आती। जल्द ही कमरे में दो और लोग आते हैं, इनेस और एस्तेल। तीनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी हैं और शुरू में ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे यहां किसी गलती से आ गए हैं। शुरुआत में ये तीनों एक भद्र समाज, सिविलाइज सोसाइटी का नाटक करते हैं। गार्सिन कहता है कि वो एक बहादुर पत्रकार था जिसे शांति का साथ देने के कारण गोली मार दी गई। एस्तेल कहती है कि वो एक मासूम पत्नी थी जिसकी मौत बीमारी से हुई। लेकिन इनेस, जो स्वभाव से बहुत सीधी और कड़वी है, इस नाटक को बर्दाश्त नहीं कर पाती। इनेस उन्हें समझाती है कि यहां कोई जल्लाद नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें जानबूझकर एक साथ रखा गया है ताकि वे एक दूसरे को मानसिक रूप से तरपाएं। धीरे धीरे दबाव बढ़ने पर तीनों अपने भयानक सच उगलते हैं। गार्सिन कबूल करता है कि उसने अपनी पत्नी को बहुत टॉर्चर किया और युद्ध के समय वो बहादुरी के कारण नहीं, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए भागा था। वो एक भगोड़ा और कायर है। एस्तेल बताती है कि उसने अपने पति को धोखा दिया, अपने अवैध बच्चे की हत्या की और अपने प्रेमी को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। इन्हें स्वीकार करती है कि उसने अपने चचेरे भाई की पत्नी का मन बदला, जिससे भाई ने अपनी जान दे दी और बाद में उस महिला ने इनेस और खुद को गैस खोलकर मार डाला। सार्त्र यहाँ एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल दिखाते हैं जहां हर पात्र को वो चाहिए जो दूसरा उसे नहीं दे सकता। एस्तेल को गार्सिन चाहिए क्योंकि उसे अपनी सुंदरता को महसूस करने के लिए एक पुरुष के ध्यान की जरूरत है। कमरे में आईना नहीं है, इसलिए वो गार्सिन की आंखों को आईना बनाना चाहती है। गार्सिन को एस्तेल की नहीं, बल्कि इनेस की मंजूरी चाहिए। वो चाहता है कि इनेस उसे बहादुर कहे, क्योंकि इनेस बुद्धिमान है और सच जानती है। उसे लगता है कि अगर इनेस ने उसे बहादुर मान लिया तो वो वाकई बहादुर बन जाएगा। इनेस को एस्तेल चाहिए, लेकिन एस्तेल को इनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है। इनेस गार्सिन से नफरत करती है और वो हर पल गार्सिन को याद दिलाती रहती है कि वो एक कायर है। नाटक का सबसे चौंकाने वाला पल तब आता है जब गार्सिन गुस्से में आकर दरवाजा पीटने लगता है और अचानक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। बाहर निकलने का रास्ता बिल्कुल साफ है, लेकिन कोई भी बाहर नहीं जाता। वे क्यों नहीं भागते? क्योंकि गार्सिन इनेस को छोड़कर नहीं जा सकता जब तक वो उसे नायक साबित न कर दे। एस्तेल गार्सिन के बिना नहीं जाना चाहती और इनेस का काम ही इन दोनों को तरपाना है। वे अपनी मर्जी से उसी कमरे में रुक जाते हैं। गार्सिन को अंत में एहसास होता है कि शारीरिक प्रताड़ना की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरों की मौजूदगी और उनकी आलोचना ही सबसे बड़ी सजा है। नाटक गार्सिन के मशहूर वाक्य के साथ खत्म होता है, लॉन्फेर c'est les autres, हेल इज अदर पीपल, नरक दूसरे लोग हैं। वे तीनों हंसने लगते हैं और महसूस करते हैं कि यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। गार्सिन आखिरी शब्द बोलता है, ए bien, continuons। ठीक है, तो चलिए जारी रखते हैं। और पर्दा गिर जाता है, ये दर्शाते हुए कि वे अनंत काल तक इसी मानसिक युद्ध में फंसे रहेंगे। अब सवाल आता है, दरवाजा खुलने के बाद भी वे भागे क्यों नहीं? यही सार्त्र की फिलॉसफी छिपी है। 1. द लुक। सार्त्र कहते हैं कि जब कोई दूसरा व्यक्ति हमें देखता है तो वो हमें एक ऑब्जेक्ट बना देता है। हम अपनी आजादी खो देते हैं और खुद को उनकी नजरों से देखने लगते हैं। इस कमरे में कोई आईना नहीं है, जिसका मतलब है कि इन तीनों की पहचान अब सिर्फ एक दूसरे की राय पर टिकी है। 2. बैड फेथ।
हम अक्सर अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने के बजाय बहाने बनाते हैं। ये तीनों पात्र भी यही कर रहे हैं। वे खुद को बदलने के बजाय दूसरों से ये सुनना चाहते हैं कि वे अच्छे हैं। 3. नरक दूसरे लोग हैं। सार्त्र का यह मतलब नहीं था कि आपके दोस्त या रिश्तेदार बुरे हैं। उनका मतलब था कि अगर आप खुद को दूसरों की नजरों से परिभाषित करते हैं, अगर आपकी खुशी इस बात पर टिकी है कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, तो आप असल में नरक में जी रहे हैं। सार्त्र का यह नाटक हमें एक चेतावनी देता है। अपनी पहचान दूसरों के हाथों में मत सौंपिए, क्योंकि जिस पल आप दूसरों की राय के गुलाम बन जाते हैं, उसी पल आपके लिए नरक शुरू हो जाता है। अगर आपको साहित्य और दर्शन का यह सफर पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए।